साधना से लौटे चंद्रकला के भाई उसके दद्दा अब उसके साथ हैं और नीति को रागिनी से बचाने के लिए तैयार भी। रागिनी ने उन 4 को तो पहले ही मौत के घाट उतार दिया था जिनकी वजह से मनोहर मरा था। अब वो अपने बाप को उसी तरह मारने वाली थी जैसे उसने मनोहर को मारा था। आइए शुरू करें नुक्कड़ एफएम की रोमांचक कहानी एक जिस्म दो जान का एपिसोड 10। बंदूक का ट्रिगर दबते ही सरपंच के चेहरे के चिथड़े उड़ने वाले थे कि तभी कमरे का दरवाजा एक झटके में खुला और गांव के 5-7 आदमी एक साथ चीखते हुए अंदर घुस आए और उनके पीछे चंद्रकला अपने दद्दा के साथ उस कमरे में आ गई थी। दद्दा की लाठी के ऊपर एक लाल रोशनी प्रकट हुई, मानो चारों तरफ बिजली की तरंगे उड़ने लगी। चंद्रकला ने हाथ से इशारा किया और पुरुषोत्तम ने बंदूक छोड़ दी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जमीन पे गिरते ही बंदूक का पिन दब गया और गोली चल गई। नीति दद्दा की शक्तियों से बचने लगी, पर अचानक बिजली की किरण उससे टकराई और पूरा बदन झुलस उठा। वो तेजी से चीखने लगी। दद्दा ने रागिनी की आत्मा को कुछ समय के लिए वश में कर लिया, पर वो उसे कैद करने से चूक गए। नीति ने अपनी जान किसी तरह बचाई और वहां टूटी खिड़की से भागकर बाहर कूद गई। उसे कूदता देख सबको गहरा सदमा लगा। चंद्रकला ने खिड़की से झांक कर देखा तो नीति वहां से गायब हो गई थी और एक भयंकर आवाज गूंज उठी, तो किसी को बचा नहीं पाएगी, किसी को नहीं, और ना ही तुम्हारे वो भाई। सरपंच चारपाई पर अब भी बदहाल पड़ा था। गांव वाले उसे घेरे उसके चारों तरफ चुपचाप खड़े थे। कुछ देर के बाद उसे होश आया। पुरुषोत्तम के चेहरे पर उस मौत का डर साफ दिख रहा था जो उसे नीति देने वाली थी। बेहाली को छुपाते हुए उसने भारी आवाज में जो बोला वो सुन गांव वालों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। उसने कहा, उसे मारना नामुमकिन है, वो सबको मार देगी। तब सरपंच को बीच में रोकते हुए एक दूसरे पंचायत सदस्य ने बताया, हाँ हो सकता है, पर उससे पहले तुम्हें इनकी बात सुननी पड़ेगी। कुछ लोग पीछे हटे और पुरुषोत्तम ने वहां चंद्रकला और दद्दा को खड़े देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर दद्दा की गहरी आंखों को वो देख शाद सा भर गया। वो चारपाई से उठ खड़ा हुआ। तब पंचायत सदस्य ने बताया कि चंद्रकला ने ही उसकी जान बचाई है और उसके दद्दा के पास रागिनी के प्रकोप को अंत करने का एक तरीका भी है। सरपंच जी, आज अगर ये दोनों ना होते तो आपको बचा पाना संभव नहीं था। हम सबको तो पता भी नहीं था कि आपकी जान खतरे में है। ये तो भला हो चंद्रकला का कि वो सही समय पर अपने दद्दा के साथ यहाँ पहुंच गई। जिस मौत के अनुभव से सरपंच गुजरा था वो नीति को खत्म करने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ सकता था। ऐसे में चंद्रकला पर भरोसा करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। चंद्रकला ने गांव वालों को बताया, रागिनी की आत्मा को अगर नीति के शरीर से अलग कर पाना संभव है, अगर ऐसा किया तो एक आत्मा शरीर के बिना कमजोर पड़ जाएगी। पर चंद्रकला रुक गई। सब शांत खड़े उसका गंभीर चेहरा देखने लगे। सारी नजरें चंद्रकला पर गड़ गई। तब एक बूढ़ी औरत ने पूछा, पर क्या? बोलना चंद्रकला, तू चुप क्यों हो गई? तब चंद्रकला ने रक्त प्रत्यर्पण की विधि के बारे में बताते हुए कहा कि नीति के शरीर का शुद्ध खून, यानी वो खून जो रागिनी के उस शरीर पर कब्जा करने से पहले का हो, उसे अगर हम रागिनी के शरीर के किसी भी हिस्से से जोड़ दें तो कुछ पल के लिए नीति को अपना वास्तविक शरीर छोड़ रागिनी को उस बचे शरीर में आना पड़ेगा, जिससे वो शरीर जिंदा हो जाएगा। और ये करने के लिए हम सबको वो कपड़ा ढूंढना होगा जिसमें एक्सीडेंट के बाद नीति का खून लग गया था। कहाँ है वो कपड़ा? उसी बुजुर्ग अम्मा ने पूछा। तो दद्दा बोले, मायापुर के जंगलों में कहीं छिपा दिया है उसने, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा ना उस कपड़े को छू सकती है और ना ही नष्ट कर सकती है। तब पूरा गांव एक सुर में चीखने लगा। नीति का कपड़ा ढूंढने के लिए सब तैयार हो गए। आज चंद्रकला को लोग विश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। वो सब उसका साथ हर हाल में देने को तैयार थे।
चंद्रकला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दद्दा को देखा जो उसकी तरफ देख मुस्कुरा रहे थे। दद्दा ने अपनी पोटली से एक बड़ा सा दिया निकाला, आंख बंद की और होठों को हिलाते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अचानक दिए में ज्योति जल उठी जिसमें से धुआं उड़कर जंगल की ओर जा रहा था और ये सब नजारा देख सारे लोग दंग थे। कपड़े को ढूंढने में तुम्हारी ये मदद करेगा। इसके धुएं का पीछा करो और जहां ये दिया बुझ जाए समझना कपड़ा वहीं पर छिपा है। सरपंच के साथ उसके आदमी और पंचायत के सदस्य सब अपने हथियार के साथ उस दिए को लेकर निकल पड़े। धीरे धीरे अंधेरा गहरा होने लगा था। दद्दा ने चंद्रकला और गांव वालों के साथ रागनी को कैद करने की तैयारी करना शुरू कर दी थी। वहीं दूर पहाड़ी की एक छोटी चोटी के विशाल पेड़ के तने के पीछे खड़ा कोई भयंकर परछाई पूरे गांव में चल रहे उथल पुथल को बड़ी गौर से देख रहा था। कपड़ा ढूंढने के लिए जैसे ही पुरुषोत्तम सबके साथ निकला, वो परछाई भी वहां से चली गई, मानो वो परछाई उनका पीछा कर रही हो। क्या कोई है जो दे रहा है नीति का साथ? मासूमों को मारने का उसका क्या है मकसद? पुरुषोत्तम और बाकी गांव वाले क्या सच में ढूंढ लेंगे नीति के शुद्ध खून वाला कपड़ा? और कैसे पूरा करेगी रागिनी अपना बदला जब खुद चंद्रकला उसके दद्दा करेंगे सबकी सुरक्षा? बने रहिए बेटी के दोहरी जिंदगी की हैरान कर देने वाली नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म दो जान के साथ। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नुक्कड़ एफएम की आने वाली कहानी माया और मोड़ मिस कर देंगे, तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी बनाते रहें। और हाँ, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।